Hello students, welcome to CATG online classes, a premier institute in IIT JEE and NEET preparation. आज हम लोग स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्कूल के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? मोशन, तो मोशन के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, राइट? जितने भी लिविंग ऑर्गन्स है, लिविंग थिंग्स हैं, सभी मोशन करते हैं और नॉन लिविंग बॉडीज जो हैं उनको मोशन कराने के लिए हमें क्या करना होगा, उनके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ता है, राइट? आइए हम लोग जो है इसकी टेक्निकलिटी में जाते हैं। तो चैप्टर मोशन फिजिक्स के मैकेनिक्स में आता है, राइट? मैकेनिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने पर और मोशन में होने पर जो भी उसमें कंडीशंस है उसके ऊपर डील करता है, राइट? अगर हम लोग मैकेनिक्स को फर्दर क्लासिफाई करें स्टूडेंट्स, तो मैकेनिक्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैकेनिक्स इज further divided into 3 parts: statics, number 2 is kinematics, and number 3 is dynamics, right? स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स में क्या आता है? स्टैटिक्स मैकेनिक्स का ब्रांच है, राइट? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of an object at rest. तो स्टूडेंट्स जो स्टैटिक्स है, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, उसमें जब भी कोई स्टैटिक का मतलब ही है, स्टैटिक्स मींस स्टेशनरी और रेस्ट। तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट में है, राइट, जब वो बॉडी स्टेशनरी है तो उस समय हम लोग उसके स्टडी को कहेंगे कि वी आर स्टडिंग इट्स स्टैटिक्स पार्ट, स्टैटिक्स कंडीशन, राइट? और सेकंड जो पार्ट है, सेकंड इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब बॉडी मोशन में है तो उसके जो एसोसिएटेड पैरामीटर्स हैं उनको स्टडी करते हैं, राइट? जैसे कि बात करें बॉडी ने कितने डिस्टेंस कवर किया, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट है, राइट? उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है। बट यहां पर काइनेमेटिक्स में वी डू नॉट कंसिडर द फैक्टर दैट हैज प्रोड्यूस द मोशन इन द बॉडी। कह सकते हैं कि हम वहां पर फोर्स के बारे में जिसके कारण मोशन हुआ उसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, राइट? हम लोग जस्ट पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे कि जब बॉडी मोशन में है तो उसके क्या पैरामीटर्स हैं। सो काइनेमेटिक्स वी कैन राइट इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the condition of body and motion without considering the factor due to which it is in motion. It is in motion.
क्लियर स्टूडेंट्स, नोट कर लें आप। और थर्ड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। सो इट इज a branch of mechanics it is a branch of mechanics which deals with the condition of body in motion and also considering the factor due to which it is in motion। मीन्स यहां पर हम फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं जिसके कारण जो है बॉडी मोशन में आया, राइट। तो ये जो है क्लासिफिकेशंस है मैकेनिक्स की। आइए हम जो है अपने टॉपिक की तरफ चलें। सो फर्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग ऑफ स्टेट of a body। बॉडी के स्टेट क्या क्या है, राइट। तो क्या हो सकते हैं बॉडी जो है, आइदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ a state of a body, either the body can be in the state of rest or second one state of motion। तो दो स्टेट्स हैं, या तो बॉडी जो है रेस्ट में रहेगी और या तो जो है बॉडी मोशन में रहेगा। क्लियर। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग रेस्ट और मोशन को समझे। आप अपनी कॉपी और पेन को तैयार रखिए और यहां से जो भी चीजें हमने पढ़ रहे हैं आप उसका नोट्स बनाते जाइए। तो आपके पास एक बढ़िया सा नोट तैयार हो जाएगा जिसको आप पढ़ करके, ठीक, आपके लिए काफी इजी रहेगा इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को समझना और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे मोशन चैप्टर के, राइट। तो आप जो है अपनी कॉपी पेन दोनों लेके बैठिए और जो भी चीजें हम लोग यहां पर कर रहे हैं आप उसको एक नोट्स बनाते जाइए। चलिए तो हम लोग देखते हैं रेस्ट। रेस्ट क्या है? देखिए हम लोग बात करते हैं रेस्ट और मोशन की, राइट। तो सिर्फ जो है हम लोग बात करते हैं पर्सन रुका हुआ है तो हमने बोल दिया रेस्ट, और इफ इट इज वॉकिंग और ही इज मूविंग तो हम लोग कहते हैं कि मोशन कर रहा है। मगर स्टूडेंट्स इसमें जो है थोड़ा सा चेंज करेंगे, फिजिक्स पढ़ते समय हम लोग थोड़ा सा चेंज करके इसको समझते हैं, राइट। देखिए रेस्ट क्या है? a body is said to be in the state of rest when its position does not change with time with respect to an observer। ये पॉइंट आप जो है नोट करें, ठीक। विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, इस पे हम लोग स्ट्रेस देंगे, ठीक। आप रेस्ट में हैं या रेस्ट में नहीं हैं, इस बात को डिसाइड कौन करता है? इस बात को डिसाइड करेगा एक ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रेफरेंस में, ऑब्जर्वर को हम लोग फिक्स कर देंगे, उसके रेफरेंस में बात करेंगे कि जो है बॉडी मूव कर रही है या रेस्ट में है, राइट। तो अगर जो है ऑब्जर्वर कुछ भी हो सकता है, राइट, कोई भी रेफरेंस फ्रेम हो सकता है। हम कह सकते हैं उस पेड़ की
ट्री की रेस्पेक्ट में, राइट, या कोई हमारे पास में कोई हमारा फ्रेंड या कहीं कोई खड़ा है, राइट, तो उसके जो है रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, राइट, उसको देखेंगे। देखिए अब बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है कि उसकी पोजीशन किसी ऑब्जर्वर के रेफरेंस में चेंज नहीं होनी चाहिए समय के साथ। जैसे अगर हम लोग बात करें, मैं यहां पर खड़ा हूं और कैमरामैन वहां पे खड़े हैं, तो हम लोग ऑब्जर्वर यहां पे कैमरामैन को रख लेते हैं, राइट। तो अगर जो कैमरे पे ऑपरेट कर रहे हैं उनकी नजर में या उनके रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, राइट, और समय के साथ पोजीशन मेंटेन्ड है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जर्वर के रेफरेंस में मैं रेस्ट में हूं, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि मैं मूव करूं, ठीक है, और मेरा फ्रेंड जो है मेरे साथ साथ जो है मेरे साथ साथ ही चल रहा है, 1 मीटर की दूरी पर है, क्लियर। तो अगर मैं बात करूं ऑब्जर्वर जो है, यहां पर मेरा फ्रेंड है जो मेरे बगल में 1 मीटर की दूरी पर चल रहा है, तो इसके जो है ये ऑब्जर्वर जो मेरा फ्रेंड है इसके भी रेस्पेक्ट में मैं क्या हूं, मैं रेस्ट में हूं, क्योंकि हम साथ में चल रहे हैं, हमारे बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर की हमेशा ही बनी हुई है। द पोजिशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, समय चेंज हो रहा है मगर हमारी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू माय फ्रेंड। सो मेरा फ्रेंड कह सकता है कि उसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं। इस बात को आप ध्यान रखिए कि ऑब्जर्वर के रेफरेंस में अगर पोजीशन चेंज नहीं होती है बॉडी की समय के साथ विद टाइम, देन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल बी सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और मोशन को समझ लेते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लें हम लोग डेफिनेशन। मोशन, a body is said to be in the state of motion when its position changes, when its position changes with time with respect to an observer। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर के रेफरेंस में अगर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, ऑब्जर्वर के रेफरेंस में अगर मेरी पोजीशन जो है समय के साथ चेंज हो रही है, तो ऑब्जर्वर कहेगा कि दिस पर्सन इज इन मोशन, राइट। जैसे अगर मैं जो है यहां पर खड़ा हूं और ऑब्जर्वर कोई एक जगह पर फिक्स है, तो उसके रेस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, वो कहेगा रेस्ट में है। यदि हम दोनों ही एक ही साथ साथ चलने लगे तो भी जो है हमारा मेरा पोजीशन उसके रेफरेंस में चेंज नहीं हो रहा है, मैं उसके लिए रेस्ट में हूं। और अगर बात करें कि ऑब्जर्वर एक जगह फिक्स्ड है और मेरी पोजीशन जो है हर समय के साथ चेंज हो रही है, मैं जो है कभी वहां से उससे 1 मीटर की दूरी पे हूं, कभी 2 मीटर की दूरी पर हो जा रहा हूं, कभी जो है 3 मीटर की दूरी पर हूं, सो ऑन, तो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। मैं कहूंगा कि मैं जो है मोशन में हूं, किसके रेफरेंस में? एक ऑब्जर्वर के रेफरेंस में। क्लियर स्टूडेंट? डेफिनेशन आप नोट कर लें। तो यहां पर जो है हमने देखा, हम लोग कह सकते हैं रेस्ट एंड मोशन is not an absolute term, is not an absolute term, but it is a relative term। एब्सोल्यूट मतलब हम पक्का पक्का नहीं कह सकते, राइट। किसी चीज को, कोई चीज रेस्ट में है या कोई चीज मोशन में है, राइट, वो किस पे डिपेंड करता है? वो ऑब्जर्वर के। कोई एक चीज, कोई एक बॉडी
रेस्ट में हो सकती है किसी एक ऑब्जर्वर के लिए, और वही ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए। जैसे इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए, जैसे हमने कहा कि एक ट्रेन है, राइट, एक व्हीकल है कुछ भी, और यहां पर दो लोग हैं, ए और बी, ठीक है। और इनको छोड़ने के लिए इनका एक फ्रेंड आया था, वो बाहर ही है प्लेटफॉर्म पे या रोड पे, ये सी, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग बात करते हैं बी के बारे में। बी को देखते हैं, बात करें बी क्या है। और ये व्हीकल जो है ये मूव कर रही है, राइट। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, बी रेस्ट में है कि मोशन में है, ठीक है। बी रेस्ट में है या मोशन में है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में अधूरा है। अगर आपसे कोई बोले कि एक चलती हुई ट्रेन है, चल रही है, कोई व्हीकल है, मूव कर रहा है, वो बताइए रेस्ट में है कि मोशन में है, तो आप कहेंगे कि ये जो है बात या ये क्वेश्चन पूरी ही नहीं है, ये क्वेश्चन अभी अधूरा है, राइट। जैसे अगर हमें किसी की जो है हाइट बतानी हो, तो हमने कहा कि उसकी हाइट जो है इतनी है, राइट। तो ये जो है इतनी इसकी हाइट है, ये अधूरा है अपने आप में, जब तक कि आप जो है दूसरा हाथ न लगाएं या ये न बताएं आप कहां से बात कर रहे हैं। इसकी हाइट जो है ये इस हैंड के रेफरेंस में इतनी है, राइट। या टेबल के लिए हम लोग कहें कि जो है मैंने जो है इतना बड़ा एक टेलीविजन करता है, राइट। तो वो किससे, टेबल से बोलेंगे कि टेबल से इतनी ऊंचाई पे, या जो है इस ग्राउंड से इतनी ऊंचाई पर। तो जब तक आप जो है रेफरेंस नहीं बोलेंगे तब तक जो है बातों का कोई भी मीनिंग नहीं होगा। तो अगर हम बात करें ए या बी की, तो बी रेस्ट में है या मोशन में है, दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। अब बात होती है कंप्लीट करें। आपसे किसी ने बोला कि बी बताइए ए के रेफरेंस में ये रेस्ट में है या मोशन में है। तो देखिए अभी जो है हमारा बात करें, ए ऑब्जर्वर बन गया, ऑब्जर्वर ये जो है रेफरी अंपायर है, ये जो है अब जज करेगा, राइट। तो ए के रेफरेंस में बताना है बी। तो देखिए ए और बी के बीच में अगर मान लीजिए कुछ दूरी है 1 मीटर की, ठीक, तो ये बस जो है ये कितनी भी आगे चली जाए, राइट, ये दोनों के बीच की दूरी जो है वो चेंज नहीं होगी, वो तो इतनी ही है। तो समय के साथ साथ ऑब्जर्वर के रेफरेंस में इस पर्सन बी का जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। तो ए कहेगा कि ए जो है ए के रेफरेंस में ए कहेगा कि बी रेस्ट में है, क्लियर। ए कहेगा कि बी रेस्ट में है। और यदि अब जो है ऑब्जर्वर हम लोग बना दें स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर हमने बना दिया इस बार बी को, ही इज ऑब्जर्वर इसके रेफरेंस में, ठीक। अंपायर इस बार इसको बना दिया, तो बी बोलेगा कि ए की जो पोजीशन है वो हर समय बीत रहा है, मैं मुंबई से दिल्ली भी आ गया, मगर इसकी जो पोजीशन है वो समय के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। तो बी को लगेगा कि ए क्या है, रेस्ट में है, क्लियर। तो इन दोनों को ही लग रहा है कि इनके जो है रेफरेंस में ये दोनों ही रेस्ट में हैं। आई वो समझ में। अब देखिए हमने जो है ऑब्जर्वर बनाया सी को, इस बार जो है ऑब्जर्वर सी है, ये अंपायरिंग करेगा इस बार, ये बताएगा कि रेस्ट में है बॉडी
कि मोशन में है। तो सी के रेफरेंस में अगर बात करें, ये बॉडी रुकी हुई है, ठीक, हमने कहा ये मान लिया कि अभी रुका है। तो सी के रेफरेंस में ए और बी अभी क्या है, इनकी पोजीशन फिक्स्ड है, तो इस वजह से सी को लग रहा है ए और बी दोनों ही रेस्ट में है, ठीक है। और अगर ये जो है व्हीकल छूट गई और ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो ये मूव करना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स, तो बताइए क्या होगा। अब जो है इनके बीच की दूरी, जैसे सी के रेस्पेक्ट में ए, तो इनके बीच की दूरी अभी तो ये थी, थोड़े समय के बाद जब बस चल जाएगी तो ए जो है थोड़ा आगे चला गया और आगे जाएगा, तो पोजीशन जो है ए की वो सी के रेफरेंस में हमेशा चेंज हो रही है, तो सी कहेगा कि ए मोशन में है। और इसी तरीके से सिमिलरली सी कहेगा कि बी जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो मेरे लिए, सी के लिए तो बी और ए दोनों ही मोशन में हैं, राइट। तो देखिए ये बॉडी, ये पर्सन बी और ए, इनके लिए तो जो है मोशन में है, मगर इसके रेफरेंस में बी क्या है, रेस्ट में, या ए क्या है बी के रेफरेंस में, वो भी रेस्ट में है। तो आप ये बात कहना कि कोई चीज रेस्ट में है कि मोशन में, दिस इज एब्सोल्युटली मीनिंगलेस जब तक कि ऑब्जर्वर को डिफाइन न किया जाए, ऑब्जर्वर बताएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये तो कॉन्सेप्ट है रेस्ट और मोशन का, जो आपको समझ में आया होगा। अभी तक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम लोग सिंपल जो है लैंग्वेज में उसको कह देते हैं कि मोशन में है या रेस्ट में है, राइट। चलिए, और देखिए अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ ही मूव कर रहे हैं तो उन्हें क्या लगेगा, इनके बीच की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो इसके रेफरेंस में ये रेस्ट में है और इसके रेफरेंस में ये रेस्ट में है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। किसके रिलेटिव, किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, पहले वो डिसाइड करिए। क्लियर। तो ये तो स्टूडेंट्स रेस्ट और मोशन की बात है। आगे देखिए, एक नया टर्म हम लोग सीखते हैं, ठीक, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखिए पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहां पर जो है एक पॉइंट बना दिया, ठीक। तो पॉइंट क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसकी डायमेंशन बहुत ही ज्यादा छोटी है, ठीक। तो जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें कभी कभी कोई बहुत ही बड़ी ऑब्जेक्ट है उसको भी पॉइंट मानना पड़ता है, सिर्फ ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक। हमारी सॉल्विंग को इजी करने के लिए कोई लंबी चौड़ी चीज है, ठीक, ट्रेन भी है, हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे, मगर उसकी कंडीशन है। क्लियर। क्या कंडीशन है देखते हैं। देखिए, whenever whenever a moving object covers a larger distance, covers a larger distance in comparison to its size or dimension, then to study the motion of such object, we can consider it as a point
ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट मींस आप किसी बॉडी को, कोई भी एक ट्रेनी है, ठीक है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ एक पॉइंट से, ठीक। क्यों? क्योंकि हमारा जो है मैथमेटिकल सॉल्विंग इजी हो सके, ठीक। मगर इसके लिए कंडीशन है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, अगर ये बहुत ही लार्ज डिस्टेंस कवर करता है इन कंपैरिजन टू इट्स साइज और डायमेंशन, तभी आप उसे जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना, नहीं तो आप उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, ठीक। आप इसको कंडीशन को फटाफट आप नोट कर लें। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे हमने माना सन हमें मालूम है सन के अबाउट अर्थ एक बहुत ही ज्यादा रेडियस में रिवॉल्व करता है, ये अर्थ। देखिए, अर्थ की रेडियस की अगर हम लोग बात करें तो अर्थ का रेडियस जो है काफी ज्यादा होता है, 6400 किलोमीटर के आसपास अर्थ का रेडियस है, काफी ज्यादा है, राइट। मगर अगर हम बात करें जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, ये क्या होती है, ये इसके साइज के, अर्थ की जो डायमेंशन है उसके मुकाबले, अर्थ की जो डायमेंशन है उसके मुकाबले ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, राइट। तो ऐसे केस में आप मान सकते हैं अर्थ को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान करके आप जो है मैथमेटिकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर, क्लियर। तो यहां पर हम अर्थ को जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, एक ट्रेन है बहुत ही लंबी, ठीक, हमने मान लिया इसका जो है लंबाई अप्रोक्स 500 मीटर हमने कह दिया, ठीक। और ये कहां से चल रही है, ये चल रही है, हमने कह दिया कि दिल्ली से चल के ये कहां पहुंच रही है, मुंबई, ठीक। और लेट अस टेक कि ये जो डिस्टेंस है, जो ये ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है, वो लगभग जो है 1200 किलोमीटर हमने मान लिया। तो देखिए यहां पर ये ट्रेन अपने डायमेंशन के मुकाबले बहुत ही बड़ी डिस्टेंस को कवर कर रही है, ठीक। तो ऐसे केस में आपको इसकी जो है पैरामीटर्स को स्टडी करने के लिए, ठीक, न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए आप इस ट्रेन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। एक पॉइंट मान के कि इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, आप क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड कर लेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लंबी डिस्टेंस कवर कर रही है अपने साइज के मुकाबले। मगर मान लीजिए बीच में कोई रिवर पड़ी और रिवर के ऊपर जो है एक ये पुल है, ब्रिज बना दिया गया, ठीक, यहां पर रिवर है, ये ब्रिज, और इस ब्रिज की स्टूडेंट्स जो लंबाई है वो लगभग हमने कह दिया कि 2 किलोमीटर है और ट्रेन इससे पास हो रही है। अब जो है अगर हम लोग सिर्फ बात करें मोशन, इस ब्रिज से जब ये ट्रेन क्रॉस हो रही है तो आप ब्रिज के रिस्पेक्ट में आप ट्रेन को अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ब्रिज पे इसने कितने डिस्टेंस कवर किया, 2 किलोमीटर, और उसके जो है कंपैरिजन में इसकी जो लंबाई है वो अच्छी खासी है, ठीक। तो ऐसे केस में आप जो है
इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रेन को नहीं मान सकते हैं। ठीक, और यहां से देखिए ये ब्रिज पर से किसी बच्चे ने जो है मान लीजिए बॉल खेल रहा था और उसने जो है बॉल को फेंका और ये ब्रिज को क्रॉस कर गई। ठीक, आगे जाके गिर गई। तो क्या ब्रिज को क्रॉस कर रहा, जो डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर, उसके सामने बॉल की अगर हम लोग बात करें, बॉल की डायमेंशन क्या है, काफी कम है। तो इस बॉल को हम लोग कह सकते हैं यहां पर ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि बॉल ने जो डिस्टेंस कवर की वो काफी ज्यादा थी, 2 किलोमीटर, उसके साइज के बराबर, उसके साइज के जो है इन कंपैरिजन में मुकाबले उसकी साइज काफी छोटी है। राइट, तो ये जो है कॉन्सेप्ट है हमारा कि हम कब किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है जो है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? अगर हमसे किसी ने पूछा कि बताइए व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। ठीक, तो डिस्टेंस इट इज द टोटल लेंथ of path traversed by a moving object. It is the total length of actual path. अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक, तो उसने जो है डिस्टेंस कितनी कवर की। जैसे हम लोग जो है फॉर एग्जांपल बात करते हैं, एक बॉडी है यहां से चली और इसने यहां पर गया, यहां पर जाने के बाद ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से आगे गया और यहां पर फाइनली ये पहुंच गया। ये इसका इनिशियल पॉइंट था और ये है इसका फाइनल पॉइंट। हमने कहा ये जो है अगर बात करें, ठीक, कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या करिए, यहां पर जो है एक थ्रेड को रखिए, इसकी जो पाथ है उस पे, उसको इस तरीके से उसके ऊपर रख करके अब उसे आप स्ट्रेट कर लीजिए थ्रेड को और उसको मेजर कर लीजिए। ठीक, तो जितना उसने एक्चुअल में पाथ ट्रेवल किया है वो क्या बताएगा, उसका जो है डिस्टेंस। अगर हम लोग बोले कि ये यहां से यहां तक गया 1 मीटर और फिर उसके बाद 1 मीटर ये यहां मूव किया और उसके बाद यहां पर पहुंच के फाइनली जो है 1 मीटर यहां आया, तो इस केस में डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो सिंपल जो है टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी, 1 + 1 + 1, 3 मीटर। तो हम लोग कह सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 3 मीटर। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज a scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसके पास, ठीक है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। और यदि हम लोग बात करें कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो इसकी SI यूनिट मीटर और CGS यूनिट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर।
ठीक। और बात करें डिस्टेंस, क्या नेगेटिव हो सकती है? क्या कोई बॉडी जो है नेगेटिव डिस्टेंस कवर कर सकता है? तो कभी नहीं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक, तो डिस्टेंस covered by an object can never be negative. डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट जो कवर करेगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। राइट, तो ये तो बात है डिस्टेंस के बारे में। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, और फिर उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। देखिए नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो सबसे कम से कम दूरी है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट दूरी कैसे निकालते हैं? किसी दो पॉइंट्स के बीच में एक इनिशियल पॉइंट है, एक फाइनल पॉइंट है, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस केवल और केवल जो है एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है उनके बीच में। राइट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग लिखे इट इज द शॉर्टेस्ट straight line distance. It is the shortest straight line distance from initial point to the final point by a moving body। ठीक है, तो यहां पर देखिए दो चीजें हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कुछ होगा, और उसकी डायरेक्शन जो है बेटा फिक्स है इनिशियल से फाइनल की तरफ। क्लियर, आप इस डेफिनेशन को फटाफट लिख ले, फिर हम लोग इसे रब करके समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए क्वेश्चन देखें हम लोग, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ए से बी पर गया, ठीक है, और ए से बी पर जाने के लिए उसने इस तरीके से पाथ लिया। पहले ये 1 मीटर इस तरफ टुवर्ड्स राइट बढ़ा, फिर उसके बाद 1 मीटर इन दिस डायरेक्शन, देन अगेन 1 मीटर, और यहां पर फाइनली मुड़ करके 1 मीटर डिस्टेंस कवर करके जो है पहुंचा। ठीक, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि इसकी जो है अगर डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस तो सिंपल हमने जो है इसको मेजर कर लिया कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में दूरी कितनी है, तो एक्चुअल पाथ है 1 1 1 1 मींस 4 मीटर। मगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ मिलता कैसे है हमें, जो है इसको एक स्ट्रेट लाइन से हमने जो है इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ दिया, लाइक दिस। ठीक, अब ये जो है ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, आप इसको मेजर करिए, यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। राइट, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो देखिए यहां पर मैग्नीट्यूड भी है
और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो हम लोग कहेंगे ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? अच्छा, एक चीज आप देखिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है, अगर आपको बता दिया कि मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जो है कुछ भी आया 2 मीटर, कितना भी, राइट, तो आप सिर्फ जो है अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो आप एक्चुअल पाथ उसने क्या लिया आप वो नहीं बता सकते हैं। वो ऐसे भी जा सकता है, हो सकता है ऐसे गया हो नंबर 1 पाथ से, या हो सकता है इस तरीके से घूमते फिरते गया हो सेकेंड पाथ से, या डायरेक्ट ही पहुंच गया हो थर्ड पाथ को लेता हुआ, या हो सकता है जो है इस तरीके से फिफ्थ पाथ लिया हो। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि उसने जो है किस पाथ को फॉलो किया। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल स्ट्रेट लाइन ही पाथ है, दोनों पॉइंट्स इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से आपने जोड़ दिया और इनके बीच का जो है शॉर्टेस्ट पाथ जो है स्ट्रेट लाइन ही होगा। क्लियर? तो आप डिस्टेंस को या कह सकते हैं आप पाथ को पता नहीं कर सकते यदि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख लें डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डेफिनेशन तो हमने समझ लिया। देखिए, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, और डायरेक्शन किधर होती है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम लोग बात करें इसकी SI यूनिट विल बी अगेन मीटर, CGS यूनिट सेंटीमीटर, और बहुत सारी यूनिट्स हैं, इंचेस है, फिट है, दिस आर ऑल द यूनिट्स। ठीक? और बात करें बाय knowing the displacement we cannot know the path of the object। किस पाथ से गया वो नहीं मालूम चलेगा। नंबर 4, displacement can be negative, positive and zero। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सभी हो सकते हैं। ठीक? पॉजिटिव कब होगा डिस्प्लेसमेंट, आप इनको नोट कर लिए। तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं कैसे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होते हैं। तो सबसे पहले जीरो की बात करें, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब है कि कोई बॉडी कहीं से मूव करना, जैसे यहां से इसका जो है इनिशियल पॉइंट है। ठीक? इनिशियल पॉइंट से ये बॉडी जो है, या एक बॉल है, हमने इसको ऊपर फेंक दिया। ठीक? तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसको हमने फेंका, ये बॉल को, ये क्या होगा? ये कहीं पर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वापस लौटेगा। और मान लीजिए ये जो है कोई छत है, रूफ है, ठीक, और यहां पर पहुंच के क्या होगा? ये वापस नीचे आएगा, और हमने कहा कि ये ग्राउंड पर आके गिर गया। दिस इज ग्राउंड, दिस इज रूफ टॉप। ठीक है? तो यहां से ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, दिस इज द इनिशियल
पॉइंट और यहां पे फाइनली गिर गया। ठीक, हम इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, बी और सी। तो देखिए अगर हम लोग बात करें, अगर इस बॉल को हमने जो है ऊपर फेंका, ठीक, और ऊपर से जब ये नीचे आई हमने वहीं पर इसे कैच कर लिया, तो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इसके दोनों सेम रहेंगे। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। ठीक, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहा वो क्या होगा, 0 होगा। ऐसे केस में हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉल इज 0, राइट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव जब ये ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक, हमने कहा कुछ ये जो है 5 मीटर ऊपर गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है ए से बी की तरफ जब ये जा रहा है, +5, राइट। इस डायरेक्शन को हम लोग प्लस कह लें ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाली डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव कह सकते हैं। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन को अगर हमने पॉजिटिव माना तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। तो यहां से ए से बी में इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ हमने बोला कि 5 मीटर है, और जब हमने बात किया कि फाइनली जब ये यहां पर गिर चुका है तब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे ये ऊपर गया 5, मगर नीचे जो है ये 3 मीटर आके गिर गया रूफ से। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, नीचे की तरफ हो रही है, और 3 मीटर इनिशियल और फाइनल के बीच में अभी 3 मीटर की डिस्टेंस है, तो हम लोग कह सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट -3 है, राइट। माइनस क्या शो करता है कि जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके ऑपोजिट में आके ये फॉल किया। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सभी हो सकते हैं, मगर डिस्टेंस से अगर हम लोग बोले कंपेयर करें तो डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल ऑन दिस। जैसे मैंने कहा कि यहां पर एक पॉइंट है जिसको नाम दिया ए, यहां से कोई ऑब्जेक्ट 4 मीटर आगे गया, ठीक, 4 मीटर आगे चलने के बाद ये कुछ 3 मीटर ऊपर गया, और फिर यहां से ये 4 मीटर इस डायरेक्शन में, और फाइनली जो है ये 5 मीटर ऊपर गया। मतलब क्या हुआ, ए से बी तक ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से इस पाथ को लेके मूव किया। तो अभी आपको डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, तो एक्चुअल पाथ ये 4 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, 4 मीटर इधर और 5 इधर, तो कितने हो गया 4। अगर लिखे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ लेंथ, और एक्चुअल पाथ लेंथ इसकी हो गई 4 + 3 + 4 + 5, तो ये कितने हो गया 5 4 9 12 16, तो 16 मीटर तो इसकी डिस्टेंस रही। और अब बात करते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा। ठीक, डिस्टेंस तो सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप वीडियो को 1 सेकंड पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आपने जो है इसको सॉल्व किया होगा, देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए स्ट्रेट लाइन पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ हमें लेनी है, तो इन दोनों ए और बी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो स्टूडेंट्स क्या होगा, जो हम लोग यहां पर बनाए। अब जो है इसकी लंबाई को मेजर कर लिया जाए तो हमारा वही डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी के बीच की स्ट्रेट लाइन। कैसे करेंगे, देखिए ये जो है 4 मीटर है, हम इसे इसके जो है यहां पैरेलल एक्सटेंड कर लें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 4 मीटर है तो ऑब्वियसली ये भी 4 मीटर ही होगा।
और ये 3 मीटर है, तो इसके पैरेलल यहां पे हम लोग कह सकते हैं ये वाली लेंथ कितनी होगी, 3 मीटर होगी, राइट। अब देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। अगर हम लोग बात करें, इसको सी पॉइंट दे दे नाम, तो एबीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ए बी इसका क्या है, ए बी जो है इसका हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग अप्लाई करें, ठीक। तो ये हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, ठीक। तो इसको जो है देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। ये देखिए टोटल जो है ए से सी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 और 4 हमने यहां पर लिख लिया 8। तो इसका बेस जो हो गया 8 मीटर, और इसका जो है ये परपेंडिकुलर जो है ये 5 और +3 ये कितने हो गए, 8 हो गया। तो अब इसका हाइपोटेन्यूज पता करना है ए बी, तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस। तो यहां से हमारे पास आता है अंडर रूट बी स्क्वायर, बेस इसका हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर और प्लस ये 8 का स्क्वायर, ठीक। तो हाइपोटेन्यूज ही क्या है, हमारी लेंथ है ए बी, और ए बी क्या है बच्चों, ए बी हमारा डिस्प्लेसमेंट है इस केस में। तो इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 8√2 मीटर। क्लियर, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्पीड और वेलोसिटी के बारे में सीखेंगे। आज आप जितनी भी थ्योरेटिकल चीजें हमने पढ़ी, इसको आप अपनी कॉपीज से रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी होना। थैंक यू स्टूडेंट्स।